नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। हम करने वाले हैं पशु परिचर के लिए एक टॉपिक को कंप्लीट। टॉपिक है धातु अधातु और उसके यौगिक। एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्न में से अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, रेडॉन, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो, अक्रिय गैसेस जिनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इनके ना आउटर शेल में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अष्टक पूर्ण है, कुछ नहीं करना इन्होंने, इसलिए ये अक्रिय रूप में पड़ी रहती है। जो हमारा 18th समूह होता है आवर्त सारणी का, उसकी जो आपकी गैसेस है वो आपकी इनर्ट गैसेस है। कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपकी क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। तो देख लो इनमें से कौन कौन सी है। क्या हाइड्रोजन है? नहीं, ये तो अधातु है। ठीक, रेडॉन हो गई, ठीक है, ये रेडॉन हो गई, हीलियम है और आर्गन है। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? याद करो, धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके कैसी प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ठीक, ये हो गए आपके बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति के। कैसे याद करोगे? तो देखो, आ से अधातु और अ से अम्लीय। तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसी नेचर के होते हैं? अम्लीय नेचर के। एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अ से अम्लीय, अ से अधातु। अब कुछ धातु ऑक्साइड आपके ऐसे भी होते हैं जो कि आपके अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो करते हैं। इनकी दोनों नेचर के होते हैं, उनको हम कहते हैं उभयधर्मी। और इंग्लिश में इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक, है ना। अब कई बार एग्जाम में ना उभयधर्मी ना लिख के एम्फोटेरिक लिख देता है। तो एम्फोटेरिक के जो एग्जाम्पल है वो आपके क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। आंसर आएगा ऑप्शन सा। इसके साथ साथ आपके कौन सा है? जिंक ऑक्साइड भी है और बेरिलियम ऑक्साइड भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु है। एग्जाम के अंदर धातु अधातु में जो अपवाद है ना, उनके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखो, धातुएं होती है जिनमें कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि वो ठोस होती हैं और वो कठोर होती हैं, उनमें तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धिता का गुण होता है, वो आपकी विद्युत की ऊष्मा की चालक होती है। ये सारे गुण होते हैं आपके धातुओं में, और इन्हीं के विपरीत आप किस में कर देंगे? अधातुओं के अंदर कर देंगे। तो देखो, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु कौन सी है? वैसे तो धातु ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो आपकी कौन है? मरकरी, पारा, जिसको हम व्यक्त करते हैं Hg से। देखो, तांबा को व्यक्त करते हैं Cu, कॉपर, आर्सेनिक आपके As और सीसा यानी कि Pb, लेड। ठीक, ये इनके सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है? अब देखो, जो अधातुएं होती हैं उनमें चमकने का गुण नहीं पाया जाता। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस, ये आपको चमकती हुई दिख रही है क्या? तो ये अधातु है। लेकिन वहीं आप कोई भी मेटल ले लो, जैसे ये कोई भी मेटल ले लिया, कोई भी धातु ले ली, सोना, चांदी, कुछ भी ले लिया, सब में चमकने का गुण होता है। तो अधातु होते हुए भी जो चमकीली है वो कौन है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन है, सारी ही अधातु ये। देखो, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन में चमकने का गुण नहीं होता, लेकिन जो आयोडीन है उसमें चमकने का गुण पाया जाता है, जो कि अधातु है फिर भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करेगी? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम? तो देखो, एक ट्रिक आपको बढ़िया सी याद करनी है। धातु जो कि आपके ठंडे पानी से रिएक्ट करेगी, धातु जो गर्म पानी से रिएक्ट करेगी, जो आपके यहाँ पर जो भाप होती है उससे अभिक्रिया करेगी, और जो जल से अभिक्रिया ही नहीं करेगी, है ना, इन सब की बात करेंगे। देखो, एक ट्रिक याद करो। सर्दियां आ रही है,
ठीक, तो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाओगे तो ठंड लगेगी ना, कांपोगे ना, तो ठंडे पानी से नहा के क्या करते हैं, कांपते हैं, तो नहा के कांपते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया करेगी। ठीक, अब गर्म पानी से नहाओगे तो क्या मजा आता है, नहीं आता है, तो मजा आ गया, तो मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी से अभिक्रिया करेगी। अगला देखो, आम की एक किस्म होती है अल्फांजो। तो अल्फांजो के जो भाव होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आसमान को छूते हैं, यानी कि बहुत महंगे होते हैं वो। भाप और अल्फांजो के भाव दोनों ही आसमान को छू रहे हैं, यानी कि जो भाप से अभिक्रिया करेगी अल्फांजो, यानी कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, और ऐसी धातु जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी, है ना। तो देखो, सोना चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, तो सोना यानी कि ऑरम, चांदी यानी कि अर्जेंटिनम, एजी सिल्वर, कॉपी करके सीयू, जल से नहीं लड़ते हैं, नहीं यानी कि जो अभिक्रिया नहीं करेंगे, लड़ना यानी कि पीबी लेड। तो सोना चांदी कॉपर और लेड आपके जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। इस ट्रिक से आप ये सारी धातुओं को याद कर सकते हैं कि कौन से किस प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया करेगी। क्लियर, तो भाई लगा दो इसका आंसर कि जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करेगी, तो ठंडे पानी से नहा के कांपते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों आपकी किससे करती हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी से, ये आपके गर्म पानी से रिएक्ट करती है। आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक, साइंस में आपको ट्रिक्स अप्लाई करना आना चाहिए, आप आंसर बहुत जल्दी लगा सकते हैं, सारी ट्रिक के साथ याद करो इस साइंस को ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखो, अभिक्रियाशीलता के क्रम के लिए फिर से एक ट्रिक याद करो, क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा, आगे आएगा। ये क्या है, अभिक्रियाशीलता का क्रम। जब जब हम इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है, यानी कि ऊपर की धातु ज्यादा अभिक्रियाशील। तो देखो, मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, ये रहा, एल्यूमिनियम कहाँ आ रहा है, ये रहा, आयरन कहाँ है, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो आपसे पूछा है सबसे ज्यादा, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, यानी कि कौन हो गई, मैग्नीशियम। आंसर आएगा एमजी, ऑप्शन अ। ठीक है, दूसरी ट्रिक अप्लाई हो गई यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है, समान आयनिक विभव, उच्च विभव, विद्युत धनात्मक प्रकृति, उनके आयन के आवेश में समानता, या उनके हाइड्रोक्साइड की अघुलनशीलता। तो देखो, लिथियम और जो मैग्नीशियम है उनमें समानता क्या है, इनका समान आयनिक विभव होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोसिडिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। कार्बन के अपर रूप क्या है, कि देखो, जिनके यहाँ पर भौतिक गुणधर्म क्या है, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, उनको हम कहते हैं अपर रूप। अब देखो, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, कार्बन नैनोट्यूब यानी कि सीएनटी हो गया, ये सब आपके कार्बन के अपर रूप है। लेकिन गुंबद जैसी संरचना किसकी होती है, तो ग्रेफाइट की होती है क्या, नहीं। ग्रेफाइट तो आपके षटकोणीय व्यू देता है, जिसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ता है, एक डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर, ये विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक, हीरा जो है वो त्रिविमीय संरचना बनाता है, आपकी यहाँ पर एक कार्बन परमाणु अन्य यहाँ पर कितने कार्बन परमाणुओं से, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ के त्रिविमीय संरचना बनाता है हीरा। गुंबद जैसी जो संरचना बनाता है वो आपके कौन है, फुलरीन है। फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले जो खोज हुई वो किसकी, C60 फुलरीन की खोज हुई। किसके नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया, तो बकमिनिस्टर फुलर, जो कि आपके एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है, उनके नाम पे इसका नाम फुलरीन रखा गया। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट आयस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, वो कहलाती है भर्जन, अपचयन, निस्तापन या प्रगलन।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंडरलाइन कर लो। देखो कौन से अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क। धातु ऑक्साइड में बदलना है, वायु की सीमित उपस्थिति है और गर्म कर रहे हैं। तो देखो जो आपकी धातुएं ऑक्साइड फॉर्म में होती है उनको तो डायरेक्ट गर्म करके प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन जो सल्फाइड फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, उनको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर धातु उनसे प्राप्त की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना इजी होता है। अब बात करें यहाँ पर जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनमें तो देखो उच्च ताप होता है, उच्च वायु होती है, यानी कि वायु की उपस्थिति होती है। तो सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि के द्वारा, जो आपके कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनमें क्या किया जाता है, यहाँ पर वायु की सीमित उपस्थिति होती है और गर्म किया जाता है इनको। ठीक है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, आपकी निस्तापन कहलाती है कार्बोनेट अयस्कों के लिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन स। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है, बताइए। धातुएं कौन से गुण को फॉलो नहीं करती, तन्यता, आघातवर्ध्यता, ध्वनिकता या भंगुरता। तन्यता का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम जो है एक तार के रूप में व्यक्त कर सके, तो धातुएं हैं उनको तो खूब तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1 ग्राम सोना जो है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। अब सोचो इतनी तन्य है वो, तो उनमें तन्यता का गुण होता है। आघातवर्ध्यता का मतलब क्या है, आघात करना, यानी कि जो धातु है उस पर चोट करी तो वो एक शीट की फॉर्म में आ गई, तो उनमें आघातवर्ध्यता का भी गुण होता है। बिल्कुल। ध्वनिकता, इसी वजह से हम धातु को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। देखो आपकी धातुएं गिरती है तो आवाज आती है, नहीं आती है, बिल्कुल आती है ना, तो इनमें ध्वनिकता का गुण भी होता है। लेकिन क्या इनमें भंगुरता होती है क्या, मान लो ये मेटल है, इसको मैंने गिरा दिया तो क्या भंगुर ये बिखर जाएगा क्या, नहीं ना। तो इनमें भंगुरता का गुण नहीं होता, क्योंकि जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, आपकी ठोस और कठोर होती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन द। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी अवयव है। लोहा क्या है, आयरन। अब इस पे जंग कैसे लगेगी, तो देखो अगर लोहे को खुला छोड़ दिया, ऑक्सीजन से क्रिया करी, नमी से क्रिया करी, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन और नमी। नमी का फॉर्मूला क्या होगा, वाटर ही है ना, यानी कि H2O। तो देखो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो जो कॉपर होता है उस पे ग्रीन लेयर आती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से तो हाँ, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। ऑक्सीजन और नमी, यानी कि आंसर क्या आएगा, ऑप्शन स। ठीक, चले आगे, चलिए निम्न में से कार्बन का अपर रूप नहीं है, बताइए कौन आपके कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा, हेमेटाइट, फुलरीन या ग्रेफाइट। तो हीरा एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, ठीक है, ये तो है। फुलरीन गुंबद जैसी संरचना, C60 फुलरीन। ग्रेफाइट यहाँ पर षटकोणीय व्यू देता है, एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से, ये तो तीनों ही इसके अपर रूप है। लेकिन जो हेमेटाइट है वो आपके यहाँ पर अयस्क है, किसका, आयरन का। तो ये मिनरल है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन ब। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 13। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी। मैंने क्या कहा आपसे कि आपसे क्वेश्चन जो है अपवाद के ही पूछे जाते हैं, तो ये भी एक अपवाद ही है। धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना वो उच्च होते हैं, गलनांक व क्वथनांक आपके यहाँ पर क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ऐसी धातु भी है जो तो द्रव अवस्था में पाई जा रही है, वो तो आपकी क्या है, मरकरी है। लेकिन ऐसी धातु भी है जिसको हम रूम टेम्परेचर पे रख दे, बाहर यूं ही रख दे शरीर के तापमान पर, तो वो पिघलना प्रारंभ कर देती है, इनके जिनके क्या है, गलनांक क्या है, कम है। तो गैलियम, सीजियम, पोटेशियम आयोडीन, कैल्शियम रुबिडियम या सोडियम मैग्नीशियम। तो देखो गैलियम बिल्कुल गैली सी है, ये यूं ही पिघल जाएगी, है ना, ऐसे याद कर लो। तो गैलियम और सीजियम, है ना, तो गैलियम और सीजियम जो है वो आपके हथेली पे रखते पिघलने लग जाती है ना। आंसर आ जाएगा ऑप्शन अ। क्लियर, ये भी आपको ट्रिक से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 14। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, वाटर यानी कि H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रेन क्यों होती है, देखो इंडस्ट्री से क्या हुआ,
सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये निकले, ऊपर जाके जलवाष्प से अभिक्रिया करेंगे। अब जलवाष्प का मतलब ये तो नहीं है ना कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा जलवाष्प का, यानी कि H2O ही रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने करी जलवाष्प के साथ अभिक्रिया और क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ये क्या होंगे, जो वर्षा जल है उसके साथ हो जाएंगे मिक्स, मिक्स होके उसके पीएच को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और पीएच कम होती है तो अम्लीयता बढ़ती है, नहीं बढ़ती है ना। तो इसकी वजह से ये जो वर्षा होगी वो कैसी होगी, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होगी। तो कौन उत्तरदायी है इसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आंसर कहाँ है इसका, ये रहा जी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन स। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वो क्या है, भुजा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम। तो देखो भुजा चूना जो आपका होता है वो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले फॉर्मूले याद करो इनके, CaOH का होल 2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसको हम क्या कहते हैं, बिना भुजा चूना कहते हैं, और जिप्सम आपके कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब पीओपी कैसे बनता है, तो देखो यहां पर आपके पास क्या है, सब CaSO4.2H2O, इसको क्या किया, यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किया गरम। ठीक, तो गरम किया यहाँ पर, तो इसके जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है ना वो तो भाग जाते हैं और सिर्फ आधा रह जाता है ना, आधा रह गया और 1.5 यहाँ से भाग गए। तो ये क्या है, पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियां टूट जाती है, पट्टा बन जाता है ना, तो वो पीओपी है। जो पंखे होते हैं उनके बगल में वो फॉल्स सीलिंग लगी रहती है ना, तो वो भी आपके पीओपी है। मेले में गए होंगे, मूर्तियां वूर्तियां मिलती है ना वहां पे, वो भी आपके पीओपी से बनती है। तो ये पीओपी क्या है, ये जिप्सम का ही तो अर्धहाइड्रेट रूप है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ये, या हेमीहाइड्रेट भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहां पर ये क्या है, जिप्सम है, आंसर आएगा ऑप्शन द। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 16, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तावा निकल, तावा टिन, तावा जस्ता, तावा जस्ता और निकल। याद करो, मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको, और नहीं याद है तो याद कर लो अभी के अभी। क्या ट्रिक है, देखो पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं, अदरवाइज नहीं लेना, ट्रिक है याद करनी है बस। पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं। अब कैसे याद करोगे इसमें, देखो पिताजी में पी से क्या बन गया, पीतल, तो जो पीतल मिश्र धातु है वो आपकी बनती है, ता से बन गया तावा यानी कि कॉपर, और जी से बन गया जिंक। तो तावा और जिंक मिलके आपके क्या बनाती है, पीतल मिश्र धातु। ठीक, दूसरी याद करो, का से क्या बन गया, कासा, तो जो कासा मिश्र धातु है, ता से बना यहाँ पर क्या, तावा यानी कि कॉपर, Cu, और टी से क्या बन गया यहाँ पर, टिन, SN टिन। तो तावा और टिन से मिलकर बनी है कासा मिश्र धातु। सोसाइटी में सो से बना यहाँ पर क्या, सोल्डर, तो जो सोल्डर मिश्र धातु है वो बनती है, देखो सा से बन गया सीसा, पीबी लेड है ना जिसको हम बोलते हैं, और टी से क्या बन गया, टिन, तो सीसा और टिन, एसएन टिन, इनसे मिलकर बन गई आपकी सोल्डर मिश्र धातु। तो यहाँ पर जो सोल्डर मिश्र धातु है उसका प्रयोग करते हैं विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए। क्लियर सभी को, आई नहीं आई यहाँ पर बात समझ में। तो अब आपसे क्या पूछा है, फटाफट से ट्रिक लगा दो, पीतल मिश्र धातु पिताजी, तो तांबा और जिंक, तो तांबा और जिंक आ जाएगा आंसर ऑप्शन स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर जो मोती है वो आपके किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, देखो जैसे व्हाइट वॉश करवाते हैं ना, दीवारों पे पेंट करवाते हैं, वो आपके होता है व्हाइट वॉश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक,
अब उस पे चमक आ जाती है पेंट करवाने के बाद, क्योंकि वो आसपास की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उससे रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है उससे, CaCO3, इसकी वजह से ही चमक आती है दीवारों पे, है ना। आंसर आ जाएगा स। अगला क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्सलेट? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला बताइए। CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट कहाँ है? आंसर अ। ठीक, फॉर्मूला, रासायनिक नाम, अपवाद, सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जिनॉन या अमोनिया को? तो देखो, जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं ना तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें कौन सी गैस मिक्स करते हैं? वहां पे हीलियम गैस मिक्स की जाती है। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन अ। हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। क्लियर? चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर भी आपके क्या है? यहाँ पर एक मिश्र धातु। अब इसमें कौन सी चीज नहीं है? तो देखो, कौन सी चीज नहीं होती, कैसे याद रखोगे? यहाँ पर याद रखोगे तांबा, जस्ता और निकिल को। किसको? तांबा, जस्ता और निकिल को। तो मैं तो कैसे याद रखती हूँ? निकुजन, है ना। तो निकुजन यानी कि नी, निकिल, कु यानी कि कॉपर Cu और जन यानी कि जिंक। तो तांबा, जिंक और निकल, है ना, ये आपकी ट्रिक है निकुजन। ठीक, तो कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती आपके जर्मन सिल्वर में? एल्यूमिनियम अनुपस्थित होती है। आंसर आएगा ब। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो सड़े अंडे जैसी गंध, जैसे आप कभी लहसुन को भी रख देते हो, प्याज को भी रख देते हो, उससे भी स्मेल हो जाती है, वो सल्फर की वजह से होती है, सल्फर यौगिक की वजह से। ऐसे ही इसमें होता है, किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड में इस सल्फर की वजह से ही सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। आंसर आएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? वही ट्रिक याद करो, आंसर यूं ही आ जाएगा। प्लेटिनम, चांदी, सोना या लोहा? प्लेटिनम आपके Pt, चांदी आपके सिल्वर अर्जेंटिनम Ag, सोना Au औरम और लोहा आयरन Fe। सब में सबसे ऊपर तो आपके कौन आता है? आयरन आता है ना, केदारनाथ का माली, आलू जरा, पीके। तो आपके लोहा इन सब में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर, मरकरी ये बिल्कुल नीचे आते हैं, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2, CaCl, CaCl3, CaCl? देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके क्या होना चाहिए? देखो, कैल्शियम क्लोराइड क्या है आपके यहाँ पे? अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बनाना सिखाती हूँ आपको। कैल्शियम क्लोराइड, मुझे बात बताइए क्या है ये? यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है आपका एक आयनिक यौगिक, जिसमें आपके आयंस मौजूद होते हैं। धातु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है अधातु को। तो देखो, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl। ठीक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो देखो, 1 से 20 तक तो आपको ट्रिक से याद होने चाहिए। है, ही, लाई, बीबी का, नो, फेनीना, मंगायो, आलू, सिप्स, कलर और का। तो आपके जो कैल्शियम है उसका परमाणु क्रमांक होता है 20, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 20। क्लोरीन का कलर, तो ये आता है आपका 17 नंबर पे, इसका परमाणु क्रमांक है 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। अब देखो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैल्शियम में आपको 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए गिनिए? 2, 4, 10, 12, 12, 6, 18 और 4s2 हो गए 20। क्लोरीन के लिखिए, 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p5 हो गए 17। अब देखो इसका बाह्यतम कोश ये रहा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2। इसका बाह्यतम कोश ये रहा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7, है ना। इसमें 2 है, इसमें 7 है। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और इसको अपना अष्टक पे जाने के लिए धातु क्या करती है, बड़ी उदारवादी होती है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो कैल्शियम कहेगी मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तुझे, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इस क्लोरीन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो उसका अष्टक हो गया पूर्ण। लेकिन अब इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर चला जाए तो इसके पास भी अष्टक हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, एक और क्लोरीन को अपना एक और इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो 2 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है, CaCl2 बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना CaCl2, आंसर आएगा ऑप्शन आ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है, NaNO3, NaOH, NaCl, NaNO4। क्या पूछा है आपसे, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। कैसे प्राप्त करते हैं इसको, देखो जो आपके सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसका जलीय विलयन ले लो, तो यानी कि इसको जल के अंदर मिक्स करके जलीय विलयन बना दिया। अब 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं इस विलयन के अंदर और फिर हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसकी वजह से आपके यहाँ पर कौन सी चीज मिलती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्लोरीन गैस एक जो है आपके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, दूसरी हाइड्रोजन गैस दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। अब देखो यहां पर एक क्षार बन रहा है, ये आपकी क्या है, क्षार बेस है, और यहाँ पे क्लोरीन भी बन रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरीन बन रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो NaOH ऐसे बनता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो देखो अग्निशामक के रूप में आग बुझानी है तो गलती से भी ऑक्सीजन मत डाल देना। जितनी ऑक्सीजन डालोगे, ऑक्सीजन क्या करती है, जलने में सहायक होती है और आग लग जाएगी। तो उसको बुझाना है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, वो क्या करती है, अग्निशामक के रूप में प्रयोग में ली जाती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन अ, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम 235 या कार्बन 14। तो देखो आपने सुना होगा ना, वहां की खुदाई हुई और इतने सालों पुराना जो है यहाँ पे कोई फॉसिल मिला है, जीवाश्म मिला है। अब उसकी आयु कैसे पता चलती है कि इतने साल पुराना है, ऐसा तो नहीं है ना, उसको जगा के पूछा जाता है तेरा आधार कार्ड देखा है, तेरा डेट ऑफ बर्थ बता क्या है ना, कैसे पता लगाया जाता है उसका। तो वहां पर रेडियो एक्टिव पद्धति जो है काम में ली जाती है, रेडियो एक्टिव पद्धति जिसमें कार्बन के जो C14 समस्थानिक है उसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति कहा जाता है। आंसर क्या आएगा, C14 समस्थानिक का यूज कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन द। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पीतल, कांसा, पारा या जर्मन सिल्वर। तो देखो मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। पीतल तो पिताजी तांबा और जिंक से मिलकर बनी है, तो ये तो आपकी क्या है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है, ये तो मिश्र धातु है। कांसा तो कांता आंटी, तो कांसा मिश्र धातु कॉपर और टिन से मिलकर बनी है। पारा जो है वो आपकी सिर्फ एक क्या है, धातु है, आंसर आएगा ऑप्शन स। जर्मन सिल्वर याद करो, निकुजन, तो यानी कि निकिल और कॉपर और जिंक इससे मिलकर बनी है जर्मन सिल्वर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनोइक अम्ल को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड, कार्नोनिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनॉल? तो जो एथेनोइक एसिड होता है, देखो इसमें जो प्रत्यय लग रहा है वो क्या लग रहा है? ओइक एसिड, यानी कि COOH ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एथ कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, यानी कि 2 कार्बन होंगे, एक ये रहा और आपके दूसरा ये रहा। तो CH2COOH ये आपके क्या हो गया? CH3 है ना, कार्बन की 3 लग के यहाँ पे क्या होगी? संयोजकता पूरी होगी। तो CH3COOH आपके क्या हो गया यहाँ पर? एथेनोइक एसिड हो गया। इसको अगर हम ओपन करके लिखे तो देखो CHHH, ठीक, ये एक कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन और ये आपके यहाँ पे, ठीक, ये आपके क्या हो गया? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एक और कार्बन जुड़ा है तो आपके एथेनोइक एसिड बन गया। अब इसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सर्दी में कम तापमान होता है तो ये जम जाता है, इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इसका इसी से ही आपके क्या बनाया जाता है? सिरका। ठीक, आंसर आ जाएगा स। और अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है? सबसे पहले तो याद करो ट्रिक कौन सी थी? ठंडे पानी से नहा के कांपते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो ठंडे पानी वाली है ना। आपसे कहा है गर्म जल वाली, तो अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है तो उड़ा दो। क्या है इनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम? नहीं है। अब गर्म जल से नहा के मजा आ गया, तो मैग्नीशियम आपके गर्म पानी से अभिक्रिया करती है और जो कैल्शियम जो ठंडे से अभिक्रिया कर रही है और मैग्नीशियम, ये दोनों क्या है यहाँ पर? ये ना अभिक्रिया करते हैं, इनके बुलबुले बनते हैं, इसीलिए तो ये तैरना प्रारंभ कर देती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आंसर आ जाएगा अपना Mg, मैग्नीशियम, ऑप्शन स। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है? बताइए, अधातु द्रव आपके कौन सी है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फर। तो देखो, अधातु पूछा है, अधातु या तो ठोस अवस्था में होती है या गैस अवस्था में होती है। अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती है, लेकिन ऐसी अधातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जा रही है, यानी कि ये भी अपवाद है अधातुओं का। आयोडीन तो चमकीली अधातु है, तो ये तो गया। बात करें अगर हम यहाँ पर किसकी? ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है वो अधातु है, वो कैसा द्रव है? लाल रंग का द्रव है। आंसर आएगा ऑप्शन स, कि ऐसी अधातु जो कि द्रव है वो है आपके ब्रोमीन, ऑप्शन स। क्लियर यहाँ पर? तो ये हमने किए हैं धातु, अधातु और यौगिकों से रिलेटेड क्वेश्चन। इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लास आपको पसंद आई? क्लास को लाइक कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। हम मिलेंगे क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।